नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आज आपको बताएंगे, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों, शहरों और मेट्रो रेल कंपनियों को परामर्श जारी किया है, जिसमें कोविड-19 आपदा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शहरी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में 3 सूत्रीय नीति का सुझाव दिया है। साथ ही बात होगी कोरोना संकट के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत मिली है। साथ ही आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आपस में समझौते से मामला सुलझाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा बुलेटिन में मौसम का हाल भी जानेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिन में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। इन सभी खबरों के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जिन कंपनियों पर टैक्स देनदारी नहीं है, उन्हें किसी तरह की लेट फीस नहीं देनी होगी। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हुई जीएसटी परिषद की पहली बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से राजस्व में आई कमी और राज्यों की क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। कोरोना महामारी से पहले तक की अवधि में जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाने वालों को बड़ी राहत मिली है। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि में जिन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है और जिन पर कोई टैक्स बकाया नहीं है, उन्हें अब रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। वहीं जिन कारोबारियों पर इस अवधि के लिए टैक्स बकाया है, उन्हें 500 रुपए तक लेट फीस देनी होगी। शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधि के लिए बकाया जीएसटी रिटर्न अब 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच दाखिल किया जा सकता है। For all those who have no tax liability but who have not filed their returns between July of 2017 and till January 2020, there won't be a late fee at all if there is tax liability. The earlier one is for people who have no liability but who have to file their returns. This one of capping the late fee to 500 rupees to the maximum is for those who have not filed but who have a tax liability. So if you had a tax liability, you will have to pay 500 rupees. And that's the maximum. It's been capped at 500. वहीं 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार वाले करदाताओं को भी अतिरिक्त समय मिला है। साथ ही विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटाकर आधा कर दिया गया है। ऐसी कंपनियों को फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए देरी से जीएसटी फाइल करने पर 18% के बजाय 9% की दर से ही ब्याज देना होगा। वहीं मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय विलंब शुल्क और ब्याज नहीं लगेगा। ये नियम 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर लागू होगा, जबकि मई से जुलाई के बीच जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय विलंब शुल्क नहीं लगेगा। Those GSTR 3B returns which are getting furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020. So for those who have a liability, tax liability, and who have not filed their returns between 1st July 2017 till January 2020, now if they choose to do it, they should do it between 1st July 2020 and the 30th September. So July, August and full of September, they have the time to file and pay up that 500 rupees for those who have liability. So this window is being given for this clearing up of the
pendency. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्रियों की ओर से जीएसटी के कार्यान्वयन के बाधित होने के चलते अपने अपने राज्यों में राजस्व नुकसान का आकलन भी प्रस्तुत किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि राज्यों की मुआवजा जरूरतों पर विचार के लिए जुलाई में एक विशेष बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 24 घंटे के दौरान नए मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद भारत में कोरोना वायरस से पीड़ितों की कुल संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा केस वाले देशों में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन हाई रिकवरी रेट और कम मृत्यु दर के चलते वो कई देशों से बेहतर स्थिति में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुरुआत में डबलिंग रेट 3.4 दिन था, जो बढ़कर 17.4 दिन हो गया है। इस बीच कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव और शहरी विकास विभाग के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और राज्यों को कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, टेस्टिंग लैब्स, घर घर जाकर चेकिंग करने की सुविधा बेहतर करने की सलाह दी। देश में पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 11,000 नए मरीज सामने आए हैं और 396 लोगों की मौत हुई। लेकिन राहत देने वाली बात है कि संक्रमित लोगों में करीब आधे स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,50,305 नमूनों की जांच हुई है। इसमें से 10,956 लोगों के सैंपल संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,166 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। कुल 1,47,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 49.47% हो गई है। वहीं एक दिन में 10,956 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,97,535 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,41,842 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 396 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 8,498 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इन 2 दिनों में सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शहर पूरी तरह से बंद रहेगा। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इसे लागू करने का फैसला किया है। कई और राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में 3,607 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,648 हो गई। वहीं एक दिन में 152 मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,590 हो गई। वहीं 46,000 से ज्यादा लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां एक दिन में संक्रमण के 1,875 नए मामले सामने आए, जिनसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,716 पहुंच गई और इनमें 20,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 349 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1,877 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,687 पहुंच गई। इनमें से 12,731 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 1,085 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहाँ कोरोना संक्रमण के 511 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 15,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से 1,385 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 12,000 से ज्यादा मामले हैं और इनमें से 7,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। इस वायरस की वजह से राज्य में 345 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अध्ययन से पता चला है कि लॉकडाउन के साथ फेस मास्क का व्यापक उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मददगार साबित हो रहा है।
कैम्ब्रिज और ग्रीनविच विश्वविद्यालयों के नए शोध के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने से कोरोना वायरस को काबू में लाया जा सकता है। अमेरिका में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,13,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 20,23,347 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति ब्राजील की है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 8,02,000 से ऊपर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से करीब 41,000 लोगों की मौत हुई है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 5,10,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 6,705 लोगों की जान गई है। भारत के बाद 5वें नंबर पर ब्रिटेन है। यहां 2,92,860 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 41,300 से ज्यादा है। इसके बाद स्पेन है, जहां कोरोना वायरस ने 2,42,700 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कर्मचारी और नियोक्ता को आपस में समझौते से मामला सुलझाने का सुझाव दिया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं करने वाली निजी नियोक्ताओं, कारखानों, उद्योगों के खिलाफ फिलहाल जुलाई महीने के आखिर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का जो आदेश दिया गया था वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस M.R. शाह की खंडपीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा औद्योगिक समूहों और मजदूर संगठनों को वेतन के मुद्दे का मिलजुल कर समाधान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के 54 दिनों की अवधि के वेतन पर अगर सहमति नहीं बने तो श्रम विभाग की मदद ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो मामले में समाधान की प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करे। सर्कुलर में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पूरे वेतन का भुगतान किए जाने की बात कही गई थी। इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर अब अगले महीने के अंतिम हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में बद इंतजामी और कोरोना महामारी से मरने वाले शवों के बेतरतीब प्रबंधन को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने दिल्ली के LNJP अस्पताल की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रशासन को अलग से नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए दिल्ली के बदहाल अस्पतालों पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। अस्पताल शवों का सही तरह से रखरखाव नहीं कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो अस्पतालों में मरीजों की बदहाली के वीडियो आए हैं वो झकझोर देने वाले हैं। मरीजों को शवों के साथ रहना पड़ रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल शवों की देखभाल और उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मरीजों के परिवारों को भी मौतों के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में परिवार अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में कोरोना की जांच में आई गिरावट पर भी चिंता जताते हुए कहा गया कि राजधानी में पहले की तुलना में कम जांच हो रही है, जबकि संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। न्यायालय ने दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के लिए कहा था। कोर्ट ने अस्पतालों को निर्देश दिया कि अगर अस्पताल जरूरी समझता है तो कोई भी सर्जरी या दूसरी प्रक्रिया से पहले कोरोना टेस्ट कर ले, लेकिन अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को इलाज से कोरोना के नाम पर इंकार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के लिए अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सिर्फ
नबाम रेबिया ने ही नामांकन दाखिल किया था। नबाम रेबिया ने लगातार 2 बार राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार 1996 से 2002 तक और फिर 2002 से 2008 तक कांग्रेस सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। वहीं राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक की 4 सीटों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। लिहाजा इनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। 10 राज्यों से कुल 24 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए राज्यसभा सचिवालय ने तय किया है कि अगर सांसद ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं और किसी कारणवश यात्रा नहीं करते हैं तो उन्हें ट्रेन टिकट रद्द कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसका पैसा सांसदों से वसूला जाएगा। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने इस बारे में राज्यसभा के सदस्यों के लिए परामर्श जारी किया है। सांसदों और पूर्व सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो जिन टिकटों पर अग्रिम आरक्षण के बाद यात्रा नहीं कर रहे हैं उन्हें समय से रद्द करा दें, ताकि राज्यसभा के बजट पर पड़ने वाली बेवजह की बोझ को टाला जा सके। दरअसल सभापति एम वेंकैया नायडू के सुझाव के तहत राज्यसभा सचिवालय ने सदन के सदस्यों और पूर्व सदस्यों की तरफ से किए गए रेल आरक्षण और वास्तविक यात्राओं की संख्या का विश्लेषण किया है, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि सचिवालय की तरफ से कई ऐसी टिकट बुकिंग के लिए भारी भुगतान किया गया है जिसके लिए यात्रा ही नहीं की गई। उदाहरण के तौर पर राज्यसभा के एक पूर्व सदस्य ने पिछले साल जनवरी महीने के 23 दिनों में रेल यात्रा के लिए प्रतिदिन 4 बुकिंग के हिसाब से कुल 63 बार टिकट आरक्षण किया, जिसका भुगतान कुल 1,69,005 रुपए बना। लेकिन वास्तविक तौर पर उन्होंने महज 7 बार ही रेल यात्रा की, जिसका भुगतान 22,085 रुपए ही बनता था। इस लिहाज से राज्यसभा सचिवालय की तरफ से रेलवे को 1,46,920 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, जो तकरीबन 87% अधिक है। इसके अलावा राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की रेल यात्राओं से संबंधित भुगतान का भी विश्लेषण किया गया, जिसमें सामने आया कि जनवरी 2019 में ही सदन के सदस्यों ने जितनी राशि का अग्रिम आरक्षण किया उसमें से महज 15% के बराबर यात्रा की गई, जबकि सचिवालय को 85% रकम का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। साल 2019 के लिए संसद के वर्तमान सदस्यों और पूर्व सांसदों की तरफ से किए गए अग्रिम आरक्षण के लिए रेलवे ने करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए के भुगतान की मांग की है। इसमें से करीब 1/3 हिस्से का भुगतान राज्यसभा सचिवालय के हिस्से में है, जबकि 2/3 हिस्से का भुगतान लोकसभा सचिवालय के हिस्से में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी दिक्कतों को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उद्योग को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने पूंजीगत साजो सामान की आपूर्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं को दिए गए सभी मौजूदा आदेशों की अवधि 4 महीनों के लिए बढ़ा दी है। लॉकडाउन की वजह से बाधित हुई आपूर्ति श्रृंखला के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उद्योग को साजो सामान की आपूर्ति के लिए 4 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। ये मोहलत 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक के लिए लागू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को इस आदेश को स्वीकृति प्रदान की। आदेश में कहा गया है कि सेवा और उपकरणों की आपूर्ति में देरी की गणना करने में और हर्जाना वसूल करते समय अप्रत्याशित कारणों से आए व्यवधान के लिए मोहलत की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले से स्वदेशी रक्षा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय के इस आदेश में यह भी कहा गया है कि भारतीय विक्रेताओं को अनुबंधित सामग्री छूट की अवधि के दौरान ही उपलब्ध करानी होगी। वहीं विदेशी विक्रेता अपने देश में कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई स्थिति के आधार पर रक्षा मंत्रालय से आपूर्ति के लिए मोहलत देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों, शहरों और मेट्रो रेल कंपनियों को परामर्श जारी किया है, जिसमें कोविड-19 आपदा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शहरी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में 3 सूत्रीय नीति का सुझाव दिया गया है। इसके लिए उन्हें 6 महीने के लिए अल्पावधि उपाय करने, 1 साल के लिए मध्यम अवधि उपाय और 1 से 3 साल के लिए दीर्घकालिक उपाय करने को कहा गया है।
परामर्श में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करने और उन पर जनता का भरोसा फिर से कायम करना होगा। साथ ही कोविड-19 के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन को नियंत्रित रूप से संचालित करना जरूरी है। इसके साथ ही इसे संक्रमण मुक्त रखना और यात्रियों के बीच आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उपाय करना भी जरूरी है। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना होगा। भारत में 18 प्रमुख शहरों में 700 किलोमीटर मेट्रो रेल का परिचालन है और 11 शहरों में लगभग 450 किलोमीटर का बीआरटी नेटवर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना काल में रेलवे ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। कोरोना संकट के समय में भारतीय रेलवे ने अब तक करीब 60 लाख श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। अब रेलवे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए राज्यों की मांग पर जितनी ट्रेनों की जरूरत होगी उसको 24 घंटे के अंदर पूरा करेगी। अब तक राज्यों ने रेलवे से 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। कोरोना वायरस के संकट काल में भारतीय रेलवे देश के भरोसे पर खरी उतरी है। जब जहां जैसी भी जरूरत पड़ी, रेलवे ने उसको पूरा किया। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। अब रेलवे ने सभी राज्यों की मांग के हिसाब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयारी कर ली है। अब तक राज्यों ने रेलवे से 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। इनमें केरल ने 32, तमिलनाडु ने 10, 9 ट्रेन, जम्मू कश्मीर ने, कर्नाटक ने 6 ट्रेनों की मांग की है तो आंध्र प्रदेश ने 3, पश्चिम बंगाल ने 2 जबकि गुजरात ने 1 श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सभी राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता के मुताबिक ट्रेनों, संबंधित स्टेशनों और रूट की जानकारियां मांगी थी। इस बारे में रेलवे ने कहा था कि राज्यों की मांग को 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अब तक करीब 60 लाख लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 4277 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये श्रमिक ट्रेनें 1 मई 2020 से चलाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण गुरुवार से शुरू हो चुका है। आज तीसरे चरण का दूसरा दिन है। आज करीब 3000 लोगों की वतन वापसी की उम्मीद है। तीसरा चरण 2 जुलाई तक चलेगा, लेकिन लोगों की जरूरत को देखते हुए इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वंदे भारत मिशन के पहले दिन 3474 भारतीय स्वदेश लौटे। दुनिया के कई बड़े शहरों से भारत लौटे। इनमें एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, टोरंटो, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, फ्रैंकफर्ट, दोहा, दुबई, दमम, जेदा, रियाद, सिंगापुर, बहरीन, कुआलालंपुर, मस्कट और अबू धाबी शामिल है। उम्मीद की उड़ान भारतीयों को लेकर दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, कोची, कोझिकोड, कन्नूर, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और तिरुवनंतपुरम पहुंची। ये सभी उड़ानें कल देर रात भारत पहुंची। अपने देश लौटकर लोग खुशी जता रहे हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान ने शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 223 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी। वहीं 246 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान लंदन से दिल्ली पहुंचा। इसी विमान से कुछ यात्री कोलकाता भी उतरे। आज रात 243 भारतीयों के साथ एक फ्लाइट हेलसिंकी से दिल्ली के लिए रवाना होगी, तो टोरंटो से दिल्ली के लिए भी एक विशेष विमान 319 यात्रियों को लेकर उड़ान भरेगा। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत 43 देशों से 432 विशेष विमान चलेंगे। निजी विमानन कंपनियों की 29 उड़ानें भी इसी चरण में शामिल होंगी। इनमें इंडिगो की 24, गो एयर की 3 और विस्तारा की 2 उड़ानें होंगी। भारी मांग को ध्यान में रखकर अमेरिका और कनाडा की उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों से 170 विशेष विमान वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में शामिल है। उधर भारतीय नौसेना की समुद्र सेतु अभियान के तहत नौसैनिक पोत शार्दुल गुरुवार को 233 भारतीयों को ईरान से गुजरात लेकर पहुंचा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। केंद्र और असम सरकार ने तिनसुकिया जिले के बागजन में ऑयल इंडिया के एक कुएं में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गैस कुएं में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 7000 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। असम के तिनसुकिया जिले के बागजन में OIL के गैस कुएं में आग लगने की घटना की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अलग अलग उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घटना की जांच के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशक की अगुवाई में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति को 1 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। समिति निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन करने में खामी की पहचान करेगी, जिसकी वजह से गैस कुएं में आग लगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। ये जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिंदर सिंह करेंगे और ये रिपोर्ट 15 दिन में सौंपी जाएगी। दूसरी तरफ कुएं में लगी आग को बुझाने का काम जोर शोर से जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है और अग्निशमन अधिकारियों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिन में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बंगाल की खाड़ी में गहरा होता कम दबाव का क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है। मुंबई में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून ने दक्षिणी महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है और अब तेज गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। इससे मुंबई के कुछ इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है। हालात को देखते हुए सरकार ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के तेजी से आगे बढ़ने से उत्तर और मध्य भारत में अगले 2 दिनों में मौसम बदलने का अनुमान है। इससे झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में 15 जून तक बारिश की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में लोनार झील का पानी गुलाबी होने के बाद जिला प्रशासन इसके कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुल्ढाना जिले की इस लोनार झील को देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। विशेषज्ञ पानी के गुलाबी रंग की वजह लवणता और जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को मान रहे हैं। करीब 1.2 किलोमीटर के व्यास वाली झील के पानी की रंगत बदलने से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रकृतिविद और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब झील के पानी का रंग बदला है, लेकिन इस बार ये एकदम साफ नजर आ रहा है। इस बारे में लोनार के तहसीलदार का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से झील का पानी बदल रहा है। वन विभाग ने इसकी जांच के लिए पानी के नमूने एकत्रित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर तापमान पर।